देनी होगी, देनी होगी। बेटा हमने भी गुण मंगा, अरे बंधुआ ये दिल के नमस्कार। आज़ादी के तकरीबन 80 साल बाद भी देश के तमाम सूबे में जनता और खासकर छात्रों और युवाओं का असंतोष चरम पर है। मौजूदा सत्ता के खिलाफ उठ रही आवाज ने बरसों के बाद मोदी सरकार को हिला कर रख दिया है। इस नए दौर में जिस तरह सरकार के खिलाफ दबा हुआ जनाक्रोश उभर कर सामने आया है, उसने फिर से बदलाव की नई उम्मीद जगाई है। इतिहास गवाह है कि जब भी सत्ता की तानाशाही चरम पर पहुंची है, समाज के हर वर्ग का असंतोष पहले टुकड़े टुकड़े में दिखाई देता है, फिर वह एक बड़े संगठित आंदोलन के तौर पर सत्ता को उखाड़ फेंकता है। ऐसे में इन संगठनों को ताकत देते हैं वो सांस्कृतिक संगठन जो कहीं ना कहीं प्रतिरोध की मजबूत आवाज के तौर पर दिखते रहे हैं। इन संगठनों में साहित्य भी होता है, संगीत भी और नाटक भी, नए नए दौर की कविताएं भी जो सत्ता के लिए चुनौती बनती रही हैं। अभिव्यक्ति के इस अंक में हम बात करेंगे ऐसे सांस्कृतिक संगठनों की जो राजनीतिक या बदलाव के आंदोलनों के लिए सबसे ज़रूरी रहे हैं। बात करेंगे जेन ज़ी और नई पीढ़ियों के उन आंदोलनकारियों की जिनमें देश की सत्ता को बदल लेने का जज्बा है। तो चलते हैं अभिव्यक्ति के आज के इस सफ़र पर। इन दिनों छात्रों और युवाओं, महिलाओं और किसान मजदूरों और तमाम ऐसे आंदोलनों में आप अक्सर इस तरह के गीत, संगीत, कविताएं सुनते रहे होंगे। नारों को संगीतमय तरीके से पेश करने की कला और ढोलक, झाल, मजीरे और डफली की थाप पर थिरकते और ऊर्जा से भरे प्रदर्शनकारियों को खूब देखा होगा। आखिर आंदोलनों में और ऐसे गंभीर मुद्दों और सवालों पर हो रहे प्रदर्शनों के दौरान इन गीतों का मतलब क्या है? आखिर क्यों ऐसे जनवादी गीत सरकार की नींद उड़ा देते रहे हैं और प्रदर्शनकारियों में नए हौसले का संचार करते हैं? अंधभक्त बन जा बेटा तो काहे को रोता है, नेट वेट करने से कुछ नहीं होता है। मेरी बात तो सुनो, जरा ध्यान से सुनो। अगर भारतीय राजनीतिक इतिहास को देखा जाए तो सांस्कृतिक आंदोलन अक्सर राजनीतिक आंदोलनों के समानांतर नहीं बल्कि उसके भीतर काम करते दिखाई देते हैं। गीत, कविता, नुक्कड़ नाटक, लोक नाट्य, परंपराएं और पोस्टर, कहानी और साहित्यिक गोष्ठियां, इन सब ने कठिन राजनीतिक सवालों को ऐसी भाषा दी जिसे आम लोग अपने जीवन से जोड़ सकें। सांस्कृतिक आंदोलनों ने चेतना, संगठन, भाषा और मनोबल तैयार किया और कई बार राजनीतिक आंदोलन को व्यापक सामाजिक आधार देने में निर्णायक भूमिका निभाई। इस परंपरा की संगठित शुरुआत 1930 और 1940 के दशक में दिखाई देती है। प्रगतिशील लेखक संघ ने साहित्य को केवल मनोरंजन या सौंदर्य बोध तक सीमित न रखकर सामाजिक अन्याय, औपनिवेशिक सत्ता, सांप्रदायिकता और शोषण के सवालों से जोड़ा। 1936 में लखनऊ में इसका औपचारिक गठन हुआ और प्रेमचंद ने उद्घाटन सम्मेलन की अध्यक्षता की। 1940 के दशक में यह धारा इप्टा के साथ गहरे रूप से जुड़ी। 1943 में इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन यानी इप्टा का गठन हुआ। इसका मूल विचार था कि रंगमंच और कला को जनता के बीच ले जाया जाए। अरे हम दोनों ने मिलकर भारत आधी आधी बाटी दमादम। बंगाल के अकाल, मजदूर किसान जीवन, औपनिवेशिक शोषण और फासीवाद विरोध जैसे मुद्दे उसके नाटक, गीत और प्रस्तुतियों में आ जाएं।
इप्टा से जुड़े कलाकारों और लेखकों की लंबी सूची में कैफी आज़मी, ख्वाजा अहमद अब्बास, बलराज साहनी, शंभू मित्र, सलील चौधरी जैसे अनेक नाम आते हैं। इस सांस्कृतिक धारा का प्रभाव बाद के भारतीय रंगमंच, साहित्य और सिनेमा तक गया। तेलंगाना में सांस्कृतिक प्रतिरोध की बेहद मजबूत परंपरा रही है। यहाँ लोक भाषा, ढोल, नृत्य और गीत को राजनीतिक संदेश के माध्यम में बदला गया। बाद में गद्दर और उनकी जननाट्य मंडली इस परंपरा के सबसे अहम मिसाल बने। गद्दर ने लोक प्रदर्शन की भाषा को राजनीतिक प्रतिरोध से जोड़ा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस में प्रकाशित शोध में गद्दर और जननाट्य मंडली के संदर्भ में बताया गया है कि लोक प्रदर्शन को इस तरह पुनर्गठित किया गया कि मेहनतकश और वंचित समुदाय खुद राजनीतिक मंचों पर नजर आने लगे। यहाँ गीत सिर्फ गीत नहीं थे, वह एक अलग पहचान थे और सामूहिकता को ऊर्जा देने वाले एक माध्यम। 1974 का बिहार आंदोलन याद कीजिए। यहाँ भी राजनीतिक भाषण अकेले जरिया नहीं बने। पोस्टर, कविता, गीत, नुक्कड़ प्रस्तुतियां और जनसभाओं की सांस्कृतिक भाषा ने आंदोलन को विश्वविद्यालय परिसरों से बाहर समाज के बड़े हिस्से तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। 1975 में आपातकाल के दौरान सत्ता ने सांस्कृतिक अभिव्यक्ति को लेकर जो संवेदनहीन रुख अपनाया, वह भी भूला नहीं जा सकता। इसी दौर के पहले और बाद में राजनीतिक रंगमंच के सामने सेंसरशिप और दमन की चुनौती रही। बाद में सफदर हाशमी और जननाट्य मंच ने जिस तरह नुक्कड़ नाटक को राजनीतिक हस्तक्षेप बनाया, उसकी जड़ें इसी व्यापक सांस्कृतिक हस्तक्षेप का हिस्सा थीं। 1973 में दिल्ली में जननाट्य मंच यानी जन्म बना। इसका उद्देश्य ही था रंगमंच को जनता तक ले जाना। 1978 से इसने व्यवस्थित रूप से नुक्कड़ नाटक की दिशा पकड़ी। मशीन जैसे नाटकों ने औद्योगिक मजदूरों के शोषण को सीधे कामगारों के बीच जाकर उठाया। बाद में महंगाई, बेरोजगारी, सांप्रदायिकता, महिलाओं के अधिकार, शिक्षा, चुनाव और आर्थिक नीतियां उसके विषय बने। यह नुक्कड़ नाटक आंदोलन का स्वर्णिम काल कहा जा सकता है। यही गुहार, सुरक्षित कार्य करेंगे हर बार। सफदर सिर्फ एक नाटककार नहीं थे, एक बेहद समर्पित संस्कृति कर्मी थे। उन्होंने ये साबित किया कि नाटक देखने के लिए जनता को थिएटर तक आने की जरूरत नहीं, नाटक जनता के बीच भी जा सकता है। और 80 के दशक में बना जन संस्कृति मंच। देश भर के तमाम ऐसे सांस्कृतिक संगठन थे जो अपने अपने इलाकों में नाटकों के जरिए, जनवादी गीतों के जरिए लोगों में चेतना पैदा करते थे। उनका एक संगठित आंदोलन बना जन संस्कृति मंच के तौर पर, वो आज तक बरकरार है। और जन संस्कृति मंच के अलावा इप्टा और जन्म की जो नाट्य मंडलियां हैं, वो भी लगातार सक्रिय हैं। हबीब तनवीर का नया थिएटर पहले ही ये साबित कर चुका था कि नाटक को आम जनता से जोड़ना ही रंगकर्मियों और संस्कृति कर्मियों की पहली चुनौती है। 1959 में स्थापित नया थिएटर शहरी रंगमंच और छत्तीसगढ़ी लोक कलाकारों के अनुभवों को जोड़कर एक नई रंग भाषा विकसित करता है। आगरा बाजार, चरणदास चोर और दूसरे नाटकों में लोक कलाकार सिर्फ लोक रंग भरने वाले कलाकार नहीं थे, वे रंगमंच की रचनात्मक शक्ति बन गए। हबीब तनवीर की खासियत भी यही थी कि उन्होंने जनता की भाषा और लोक हास्य के भीतर सत्ता, भ्रष्टाचार, सामाजिक पाखंड और व्यवस्था की विसंगतियों को रखा। इसलिए उनका रंगमंच सीधे राजनीतिक नारा लगाए बिना भी राजनीतिक चेतना पैदा करता था। दिन दहाड़े चोरी करके भागे जाते थे, बोल पहचानते थे मिस्टर रविलाल सांगड़े, पुराना सर्विस वाला हवलदार। अरे पूछे गली में हर जा, अरे बिकुआए तिल के लड्डू, आज हमने भी गुड़ मंगा। 1970 और 80 के दशकों में कन्नड़ रंगमंच में राजनीतिक सामाजिक बहसों का विस्तार हुआ और यह परंपरा भी बताती है कि सांस्कृतिक आंदोलन केवल हिंदी पट्टी तक सीमित नहीं रहे हैं। बात करें अगर चिपको आंदोलन की, तो इसे केवल पर्यावरण का आंदोलन कहना सही नहीं होगा।
1970 के दशक में उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में ग्रामीण महिलाओं ने जंगलों की रक्षा के लिए सामूहिक प्रतिरोध किया। स्थानीय लोक विश्वास, गीत, सामुदायिक स्मृतियां और पहाड़ी संस्कृति इस आंदोलन की सामाजिक ऊर्जा का हिस्सा बने। यहाँ सांस्कृतिक चेतना ने एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया कि पेड़ को केवल लकड़ी नहीं, जीवन का हिस्सा बना दिया। वहीं नर्मदा बचाओ आंदोलन ने विस्थापन, बांध और विकास की अवधारणा पर राष्ट्रीय बहस खड़ी की। आंदोलन में गीतों, कविताओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने लोगों को जोड़ने और संघर्ष की स्मृति बनाए रखने में बड़ी भूमिका निभाई। प्रतिरोध के गीतों पर काम करने वाली संस्थाएं आज भी नर्मदा आंदोलन, मजदूर किसान आंदोलनों और सामाजिक संघर्षों से निकले गीतों को भारतीय प्रतिरोध संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा मानती हैं। महाराष्ट्र में भी इस परंपरा को कई संगठन आगे बढ़ा रहे हैं। गीत, कविता, शायरी और प्रदर्शन के जरिए जातीय असमानता, सांप्रदायिकता और सामाजिक न्याय जैसे सवालों को उठाया गया। किसान आंदोलनों में भी गीतों, कविताओं, लोक कलाकारों और मंचीय प्रस्तुतियों की भूमिका रही है। जाहिर है, कोई भी लंबा आंदोलन केवल नारों से नहीं चलता, उन्हें स्मृति और मनोबल चाहिए। गीत उस मनोबल को बनाए रखते हैं। एक किसान के लिए लिखी कविता जब हजारों लोग मिलकर गाते हैं तो वह कविता व्यक्तिगत नहीं रहती, वह सामूहिक अनुभव बन जाती है। हाल के आंदोलनों में हम सब ने इसकी बेहतरीन मिसालें देखी हैं। आंदोलनकारियों में सोशल मीडिया और नई तकनीक ने संस्कृति की नई परिभाषा गढ़ी है। बेशक सत्ता पक्ष इन आंदोलनों को अराजक कहे, आंदोलनकारियों को देशद्रोही करार दे, लेकिन आंदोलन की इस भाषा ने सत्ता की नींद उड़ा दी है। वो कुर्सी पे बैठ के कॉकरोच बताते हैं, सिस्टम के सर जाने पे हम मोर थोड़े आते हैं। आज भले ही सरकार ये दावा करे कि देश में सब कुछ ठीक है, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में चल रहे आंदोलनों और विरोध की आवाज़ों के साथ सांस्कृतिक प्रतिरोध ने ये साबित किया है कि सत्ता की नींद उड़ चुकी है और वह दमनात्मक रवैया अपनाकर आंदोलनों को और भड़का रहा है। साथ ही विद्रोह की ये आग कहीं न कहीं बदलाव का एक नया कल लिखने वाली है। लेकिन कलाकारों की इस आवाज़ को दबाने के लिए सरकार ने नए नए तौर तरीके अपनाने भी शुरू कर दिए हैं, जिससे कलाकारों का मनोबल तोड़ा जा सके, उन्हें खरीदा जा सके। ऐसे में यह पहचान करने की ज़रूरत है कि कला किसके पक्ष में खड़ी है, किसकी आवाज़ को जगह दे रही है, किसकी पीड़ा को दिखाती है। आज सोशल मीडिया ने हर किसी को अपना प्लेटफॉर्म दे दिया है, लेकिन वायरल होना और सांस्कृतिक आंदोलन खड़ा करना दोनों ही अलग अलग चीज़ है। पहले एक जनगीत गांव-गांव जाता था, एक नुक्कड़ नाटक बाजार से कारखानों तक पहुंचता था, कवि सम्मेलन आंदोलनों का मनोबल बढ़ाते थे। लेकिन आज माध्यम बदल गया है। मोबाइल, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, डिजिटल पोस्टर और शॉर्ट वीडियो आ गए हैं। बेशक वक्त के साथ माध्यम और नज़रिया बदला हो, लेकिन इतिहास बताता है कि जब छात्र, युवा, लेखक, कवि, रंगकर्मी, लोक कलाकार और जन आंदोलन एक दूसरे से जुड़ते हैं, तब संस्कृति, आंदोलन की भाषा, स्मृति और नैतिक ऊर्जा बन सकती है। हाल के प्रदर्शनों में पूरे देश ने ये देखा है और एक बेहतर कल की उम्मीद जगा रहा है। एक ऐसा कवि जो आखिरी सांस तक कविता के अलावा आम आदमी के दुख दर्द के साथ खड़ा रहा, जिसकी कविताओं में एक उम्मीद हमेशा रही और जो यही कहता रहा कि आएंगे अच्छे दिन, ज़रूर आएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वीरेन डंगवाल की। आखिर क्यों वीरेन डंगवाल की कविताएं युवाओं के लिए ताकत का काम करती हैं, उनमें हौसला भरने का काम करती हैं, और क्यों वीरेन डंगवाल की शख्सियत आज के काले स्याह दिनों को ख़त्म करने के हौसले के साथ साथ साहित्य जगत में एक अलग जगह बनाती हैं। तो बात करते हैं वीरेन डंगवाल की। वीरेन डंगवाल का जन्म देश को आज़ादी मिलने से ठीक 10 दिन पहले हुआ था, यानी 5 अगस्त 1947 को। उनकी जन पक्षधरता,
संघर्षों से तपी जीवन शैली और उनका फक्कड़पन उन्हें तमाम कवियों से थोड़ा अलग करता है। उन्हें बेशक साहित्य अकादमी पुरस्कार, शमशेर सम्मान, रघुवीर सहाय और श्रीकांत वर्मा सम्मान मिले हों, लेकिन उन्होंने अपनी जो पहचान थी वो एक आम आदमी की ही तरह रखी। उनकी किताबें इसी दुनिया में, दुष्चक्र में सृष्टा, कवि ने कहा और स्याही ताल खासी चर्चित रही। बतौर पत्रकार और संपादक वो लंबे समय तक सक्रिय रहे और अखबार में साहित्य और संस्कृति को बचा कर रखा। नई पीढ़ी के कई जागरूक पत्रकार उन्होंने दिए। बीमारी के दौरान भी जीवन के आखिरी दिनों तक वीरेन डंगवाल लिखते पढ़ते रहे और युवाओं का हौसला बढ़ाते रहे। बरेली कॉलेज में पढ़ाते हुए वीरेंदा ने नई पीढ़ी को हमेशा जनपक्षधर बनाया, जागरूक और जन विरोधी सत्ता के खिलाफ मजबूती से खड़ा होने वाला बनाया। एक चर्चित वेबसाइट ने उनके बारे में जानकारियां देते हुए लिखा, अच्छे दिन का धोखा हम खा चुके हैं, लेकिन उजले दिन जरूर आएंगे। क्योंकि अच्छे दिन एक राजनेता का वादा था जिसे आपसे वोट चाहिए था, और उजले दिन एक कवि का वादा है जिसे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। वह तो देना चाहता है आपको एक उम्मीद, एक हिम्मत। वह कहता भी है, आए हैं जब चलकर इतने लाख बरस, इसके आगे भी चलते ही जाएंगे। तो देखते हैं उनकी सबसे चर्चित कविता आएंगे उजले दिन जरूर आएंगे। आतंक सरीखी बिछी हुई, हर ओर बर्फ है हवा कठिन, हड्डी हड्डी को ठिठुराती आकाश उगलता अंधकार, फिर एक बार संशय विदीर्ण आत्मा राम की अकुलाती, होगा वह समर अभी होगा कुछ और बार, तब कहीं मेघ ये छिन्न भिन्न हो पाएंगे। तहखानों से निकले मोटे मोटे चूहे जो लाशों की बदबू फैलाते घूम रहे हैं, कुतर रहे पुरखों की सारी तस्वीरें, चींची चिक चिक की धूम मचाते घूम रहे, पर डरो नहीं, चूहे आखिर चूहे ही हैं, जीवन की महिमा नष्ट नहीं कर पाएंगे। यह रक्तपात, यह मार काट जो मची हुई, लोगों के दिल भरमा देने का जरिया है, जो अड़ा हुआ है हमें डराता रस्ते पर, लपटें लेता घनघोर आग का दरिया है। सूखे चेहरे बच्चों के, उनकी तरल हंसी, हम याद रखेंगे पार उसे कर जाएंगे। मैं नहीं तसल्ली झूठ मूठ की देता हूँ, हर सपने के पीछे सच्चाई होती है, हर दौर कभी तो ख़त्म हुआ ही करता है, हर कठिनाई कुछ राह दिखा ही देती है। आए हैं जब चलकर इतने लाख बरस, इसके आगे भी चलते ही हम जाएंगे, आएंगे उजले दिन जरूर आएंगे। अभिव्यक्ति में इस बार के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली बार किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं वीरेन डंगवाल की एक कविता के साथ। इतने भले नहीं बन जाना साथी, जितने भले हुआ करते हैं सर्कस के हाथी। गधा बनने में लगा दी अपनी सारी कुव्वत, सारी प्रतिभा। किसी से कुछ लिया नहीं, न किसी को कुछ दिया। ऐसे भी जिया जीवन तो क्या जिया। इतने दुर्गम मत बन जाना, संभव ही न रह जाए तुम तक कोई राह बनाना। अपने ऊंचे सन्नाटे में सर धुनते रह गए, लेकिन किंचित भी जीवन का मर्म नहीं जाना। इतने चालू मत हो जाना, सुन सुनकर हरकतें तुम्हारी पड़े हमें शर्माना। बगल दबी हो बोतल मुंह में, जनता का अफसाना, ऐसे घाघ नहीं हो जाना। ऐसे कठमुल्ले मत बनना, बात नहीं हो मन की तो बस तन जाना। दुनिया देख चुके हो यारों, एक नज़र थोड़ा सा अपने जीवन पर भी मारो। पोथी पतरा ज्ञान कपट से बहुत बड़ा है मानव, कठमुल्लापन छोड़ो उस पर भी तनिक विचारो। काफ़ी बुरा समय है साथी, गरज रहे हैं घन घमंड के, नभ की फटती है छाती। अंधकार की सत्ता चिलबिल
चिलबिल मानव जीवन, जिस पर बिजली रह रह अपना चाबुक चमकाती, संस्कृति के दर्पण में ये जो शक्लें हैं मुस्कुराती, इनकी असल समझना साथी, अपनी समझ बदलना साथी।